सोचिए, तारीख थी 12 मार्च 1993। मुंबई अपनी ही धुन में अपनी ही रफ्तार से चल रहा था। एक बिल्कुल आम दिन। लेकिन किसी को क्या पता था कि बस कुछ ही घंटों में ये शहर, इसकी पहचान, सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर ठीक दोपहर 1:25 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास हुआ एक जोरदार धमाका। अभी लोग कुछ समझ ही पाते कि मुंबई एक के बाद एक धमाकों से दहलने लगी। नारसीनाथा स्ट्रीट, फिर शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, सेंचुरी बाजार, जवेरी बाजार, शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके एक एक करके निशाना बन रहे थे। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक सिलसिलेवार हमला जिसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना। और जब तक शाम ढली, इन धमाकों की असली कीमत सामने आई। और वो आंकड़ा, वो दिल दहला देने वाला था। 257 बेगुनाह जाने बस कुछ ही घंटों में चली गई। पूरे शहर पर ना एक अजीब सी दहशत छा गई थी। सोचिए, सड़कों पर बस अफरा तफरी, हर तरफ धुआं ही धुआं, जख्मी लोग और उनकी चीखें। ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा सीरियल ब्लास्ट था। इसने मुंबई के दिल पर एक ऐसा जख्म दिया जो शायद कभी भर नहीं पाएगा। तो जाहिर है, इतनी बड़ी तबाही के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इसके पीछे है कौन, किसने रची ये भयानक साजिश। मतलब हर किसी के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि आखिर कौन है जो भारत की जमीन पर इतना बड़ा, इतना विनाशकारी हमला करने की हिम्मत कर सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, धुंध छटने लगी और एक नाम, एक संगठन का चेहरा सामने आने लगा। नाम था दाऊद इब्राहिम और संगठन डी कंपनी। शक गहरा होता जा रहा था कि इस पूरे हमले का प्लान तो विदेश में बना, लेकिन उसे अंजाम दिया गया मुंबई में दाऊद के बहुत बड़े नेटवर्क के जरिए। और यहीं एक बहुत ही डरावनी हकीकत सबके सामने आई। अब तक अंडरवर्ल्ड का मतलब क्या था? पैसा, गैंगवॉर, आपसी दुश्मनी, बस। लेकिन अब ये खेल बदल चुका था। अंडरवर्ल्ड अब देश की सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा बन गया था। पर कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। इन धमाकों का एक ऐसा असर हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आतंक के इसी एक काम ने उस पूरे आपराधिक साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। हुआ ये कि इन हमलों ने डी कंपनी को हिला तो दिया, पर बाहर से नहीं, अंदर से। गैंग के बीचों बीच एक बहुत बड़ी दरार आ गई। देखिए, एक तरफ था दाऊद इब्राहिम, जो इन धमाकों को एक स्ट्रेटेजिक मूव, एक सोची समझी चाल मान रहा था। लेकिन दूसरी तरफ था उसका सबसे खास आदमी, उसका दाहिना हाथ, छोटा राजन। राजन को लगा कि ये गैंग वॉर नहीं है, ये तो आतंकवाद है। उसका मानना था कि भाई अंडरवर्ल्ड के भी अपने कुछ रूल्स होते हैं और बेगुनाहों को मारना वो हर रूल के खिलाफ है। ये वो लाइन थी जिसे वो पार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। तो बस जो पार्टनरशिप जुर्म की दुनिया में बनी थी, वो आतंक के एक ही झटके में बिखर गई। राजन ने दाऊद का साथ छोड़ा और अपनी अलग गैंग बना ली। और यहीं से मुंबई के अंडरवर्ल्ड का एक नया और शायद सबसे खूनी चैप्टर शुरू होता है। अब मुंबई की गलियां एक नया युद्ध का मैदान बनने वाली थी। ये वो वक्त था जब शहर की सड़कों पर गैंग वॉर का खौफनाक खेल शुरू हो गया। और ये कोई मामूली गैंग वॉर नहीं थी। अब बात सुपारी किलिंग पर आ गई थी। एक दूसरे के लोगों को चुन चुनकर मारा जा रहा था। दिन दहाड़े सरेआम शूटआउट्स हो रहे थे। और ये आग सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही, ये दुबई से लेकर मलेशिया तक फैल गई। माहौल ऐसा था कि अंडरवर्ल्ड में कोई भी सेफ नहीं था। सच कहें तो 1990 का पूरा दशक मुंबई के लिए डर का दशक बन गया। हर सुबह अखबारों में गैंगस्टरों के नए टारगेट और हत्याओं की खबरें होती थीं। शहर का हर दिन एक नई सनसनीखेज वारदात के साथ शुरू होता था। तो सवाल उठता है, इस आतंक और धोखे का अंजाम क्या हुआ, इसकी विरासत क्या रही? अब इस गैंग वॉर को रोकने के लिए पुलिस भी एक्शन में आई। एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन लॉन्च किया गया। कई क्रिमिनल्स पकड़े गए और गैंग्स के कई बड़े बड़े नाम पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए। इसका असर यह हुआ कि धीरे धीरे शहर पर अंडरवर्ल्ड की जो पकड़ थी वो कमजोर पड़ने लगी। लेकिन इस पूरी कहानी का जो मास्टरमाइंड था, दाऊद इब्राहिम, वो कानून के शिकंजे से हमेशा बचता रहा और बन गया भारत का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड भगोड़ा। 1993 के उन धमाकों को इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना गया। इस एक दिन ने न सिर्फ मुंबई के अंडरवर्ल्ड का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि इस शहर पर एक ऐसा गहरा निशान छोड़ा जो आज तक नहीं मिटा है। तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है, क्या सच में सिर्फ एक दिन किसी पूरे शहर की किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकता है?